नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ और इतने ही करोड़ मुद्दे देश में हर दिन दस्तक देते हैं। लेकिन खबरें आती हैं, कुछ समय ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। इन खबरों के अंदर का हर नजरिया शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ऐसे में चलिए जानकारी का सूखा दूर करते हैं, खबर की गहराई में उतरते हैं और 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में यात्रियों और एयरलाइन कंपनीज के बीच सबसे बड़ी इनइक्वालिटी की, जहां पर सारे नियम एक पक्ष की वकालत करते हैं, जहां पर एक यात्री होना पीड़ित होने का प्रीफिक्स लगाए हुए है। लेकिन ऐसा क्यों है और कब तक चलता रहेगा, इस पर सवाल भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही बात होगी 2024 से पहले बीजेपी के सबसे बड़े प्लान की, जिस प्लान को सुनकर शायद आपको बीजेपी का 400 प्लस का गोल भी छोटा लगने लगे। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि कैसे बीजेपी जमीन पर अपने प्रचार का वायर प्रसार कर रही है। साथ ही बात होगी नए भारत की, जो कि मंदी को भी मात देने की क्षमता रखता है, और कैसे दुनिया में अब भारत ग्रोथ कैपिटल बनता जा रहा है, इसके आंकड़े भी आपके सामने रखूंगी। और आखिर में बात करेंगे पिटते पाकिस्तान की। मौका सही है तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की हैसियत भी दिखाते चलेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराते चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की। जब 140 करोड़ लोग विकास के पथ पर एक साथ चल रहे हों, लेकिन फ्लाइट से रोजाना सफर करने वाले 4.5 लाख लोग बस इसीलिए पीछे छूट जाएं क्योंकि ठंड ज्यादा है, तो क्या हो? इसके दो ही जवाब हो सकते हैं। या तो उन 4.5 लाख लोगों की रफ्तार धीमी ना होने दे, और या तो ठंड का मौसम ही ना होने दे। अब मौसम को मॉडिफाई करना हमारे आपके बस में है नहीं, तो ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि देरी ना होने दे। वो देरी जो किसी को नौकरी के इंटरव्यू में देरी से पहुंचा रही हो, उसके सपनों को तोड़ रही हो। वो देरी जो किसी को किसी की बीमार मां, बीमार पत्नी, मतलब उनके अपनों के पास देरी से पहुंचाती हो। वो देरी जो किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी डील को खतरे में डाल देती है। वो देरी जो शायद कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। वजह कई हो सकती हैं, परिस्थितियां भी कई हो सकती हैं, लेकिन देरी को दूर करना जरूरी है। मतलब ये कि इस समस्या को दुरुस्त करना भी जरूरी है। अब एक सवाल और है कि खबर की खदान को कब तक खोदा जाए? जब तक नई खबर ना आ जाए तब तक, या फिर जब तक बदलाव ना आ जाए तब तक? क्योंकि आज खबर वही है जो कल थी और शायद कल भी वही बने रहे। देश में फ्लाइट देरी से उड़ रही है और आज की ताजा खबर यह है कि एक यात्री फ्लाइट के वॉशरूम में बंद हो जाता है। बेंगलुरु से मुंबई की यह फ्लाइट थी। क्रू मेंबर्स वॉशरूम के दरवाजे के नीचे से एक नोट को अंदर भेजते हैं और उसमें जो लिखा है, पहले आइए वो पढ़ लेते हैं। ये है वो नोट जो इस वक्त आपके सामने रख रही हूं, और इस नोट को आपके सामने पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप दो तरफा रवैये को समझ पाएंगे। यानी एक तरफ यात्रियों पर एक्शन, तो दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स की बड़ी लापरवाही और उसमें हेल्पलेसनेस दिखाने की कोशिश। आइए इसको मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। इसमें यह लिखा हुआ है, सर वी ट्राइड आवर बेस्ट टू ओपन द डोर, हाउएवर वी कुड नॉट ओपन। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि हम दरवाजा खोल दें, लेकिन हम खोल नहीं पाए। डू नॉट पैनिक, वी आर लैंडिंग। डरिए मत, हम बस लैंड करने वाले हैं इन फ्यू मिनट्स। सो प्लीज चूज द कमोड लिड एंड सिट ऑन इट। यानी कि कमोड लिड आप इस्तेमाल करिए और उस पर बैठ जाइए। एंड सिक्योर योरसेल्फ, और अपने आप को सुरक्षित रखिए। एज सून एज द मेन डोर इज ओपन, यानी कि जब मुख्य दरवाजा खुलेगा, इंजीनियर विल कम, डू नॉट पैनिक। यानी इंजीनियर आएंगे और उसके बाद इस दरवाजे को खोल देंगे। मुंबई एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG 268 को सोमवार रात 10:55 पर टेक ऑफ करना था, लेकिन यह फ्लाइट देर रात 2 बजे उड़ान भरती है। टेक ऑफ के बाद जैसे ही सीट बेल्ट खोलने की परमिशन मिलती है, 14D सीट पर बैठा एक पैसेंजर वॉशरूम जाता है, उसका इस्तेमाल करता है। वॉशरूम का लॉक खराब हो जाता है और पूरे 100 मिनट तक, ये ड्यूरेशन को आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि पूरे 100 मिनट तक वो यात्री उस वॉशरूम के अंदर बंद रहता है। यानी कि सुबह 3:42 पर यह फ्लाइट लैंड होती है और उसके बाद यात्री बाहर आता है। ये तो खबर हो गई। अब इस खबर से अधिकारियों को हकीकत की दस्तक दे देते हैं। हकीकत यह है कि DGCA हर रोज अपने नियमों को फॉलो करने के दावे करता है।
एयरलाइन कंपनियां अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला भी देती रहती हैं। ऐसे में क्या खुद उन कंपनीज के लिए कोई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है? यात्री ने पूरा किराया दिया, उसमें हर तरह के चार्जेस इंक्लूड रहते हैं, और उसके बावजूद अगर वो यात्री वॉशरूम में यात्रा करने पर मजबूर होता है तो इसके लिए एयरलाइन कंपनी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब है कुछ भी नहीं। बस कहा जाता है कि चलिए रिफंड का देख लेंगे। एक यात्री को आप हवा में 100 मिनट तक वॉशरूम में बंद रहने देते हैं और कोई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों? ये वो सवाल है जो शायद कहीं नहीं है या फिर किसी को बताया ही नहीं गया कि सवाल भी किए जा सकते हैं। जहां पर एक यात्री के समय की कीमत कुछ नहीं, एयरलाइन कंपनी का समय बहुमूल्य है। अब आप बीते दिनों की 2 घटनाओं पर जरा नजर डालिए। पहली घटना, दिल्ली गोवा फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा। इस फ्लाइट में एक यात्री साहिल कटारिया को पायलट को मुक्का मार देता है। बेल मिलती है गिरफ्तारी के बाद में वो कहता है कि क्रू मेंबर्स बुजुर्ग लोगों के साथ बदतमीजी से बात कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के पास यात्रियों के डिनर करने की है। इसका मैंने कल भी जिक्र किया था। गोवा दिल्ली की फ्लाइट 12 घंटे लेट थी और बाद में इस फ्लाइट को मुंबई के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर ही आपको कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेते हुए नजर आएंगे। इन दोनों ही घटनाओं से जुड़ी पूरी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फ्लाइट से जुड़ी हर एक खबर हमारे लिए सिर्फ खबर नहीं है। हमारा यह कहना है कि सूरत बदलनी चाहिए। फ्लाइट्स और यात्रियों के बीच चल रही रस्साकशी में भी समान बर्ताव की प्रणाली अपनानी होगी, क्योंकि यहां पर मसला सिर्फ यह है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुक्का कांड के बाद विलन बनाए गए साहिल कटारिया के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, यानी कि उनका पक्ष क्या है, वो भी सुनते चलते हैं। साहिल का ये वीडियो आपको थोड़ा चौंकाया, जो मारपीट वाली है? नहीं, चौंकाना क्या है, जब देखो जब इंसान परेशान होगा कहीं तो उसको रिएक्ट करेगा। जब वो बार बार बच्चा एक चीज़ बोल रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे नहीं जाना, आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया, ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि इतने अंदर पैसेंजर बैठे हैं, वो लोग परेशान, ना ये लोग पानी दे रहे हैं ना खाने के लिए दे रहे हैं। आगे कहीं तो फैसिलिटी होंगे ना। जब वो बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप हमें जाने दो, हम नहीं जाना चाहते, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता था कि अगर वो जाना चाहते हैं उनको जाने दें। वो एक्चुअल में क्या है, जैसे इनसे यूँ ऐसे पकड़ना होता है कि भाई आप जो है दरवाज़ा खोलिए, वो ये कोशिश कर रहा है। आप वीडियो क्लिप जरा ध्यान से देखिए। उस साहब ने मेरी उसकी मिसेज से बात हुई, कहते हैं वो गुस्सा नहीं मार रहा था उसको, वो तो उनको बोलने गया था कि दरवाजा खोलो, हमने बाहर जाना है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो आपने दूसरा पक्ष भी सुना, लेकिन उसके बावजूद पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि हिंसा किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं होता है। अब आपको सीधा खबरों की राजधानी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां की हर तस्वीर खबर है, जहां की हर घटना खबर है। लेकिन आज हम उस खबर की बात करेंगे जो कि बिहाइंड द सीन आकार ले रही है। बीजेपी का पीक चल रहा है और उस पीक तक पहुंचने की कहानी इन 2 नारों के बीच की है। एक नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और दूसरा नारा, तारीख बता दी है और मंदिर वहीं बनाया है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए 22 जनवरी एक ऐतिहासिक तारीख है और इस तारीख में 500 सालों का इंतजार छिपा है, भावनाएं छिपी हैं, आस्था मौजूद है। लेकिन इस तारीख को हकीकत में लाने के लिए जिन्होंने आंदोलन किए, संघर्ष किए, नेतृत्व किया, अपना बलिदान दिया, वो इस तारीख को सबसे बड़ी तारीख बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में जहां पर विपक्ष सोशल मीडिया पर मसला और मुद्दा पैदा करने में जुटा है, तो बीजेपी जमीन पर तार बिछा रही है, जिस तार से राम के नाम का करंट पैदा होता है। अब एक एक करके आपको बीजेपी और आरएसएस की प्लानिंग, खबर और साथ ही ख्वाहिश भी बता देते हैं। सबसे पहली खबर नंबर 1, देश भर में अक्षत वितरण के लिए करीब 1 लाख टोलियां बनाई गई और हर टोली में 5 से 10 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से संगठन संघ के 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता सीधे तौर पर अक्षत वितरण कार्यक्रम के भागीदार बने। उद्देश्य क्या है इसका? भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी नहीं माना जाता,
और ऐसे में पार्टी अपनी इस बारीक रणनीति के जरिए गांव गरीब तक को खुद से जोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आई। बीजेपी की रणनीति थी कि 15 जनवरी तक देश के 5 लाख से अधिक गांव में टोलियां अक्षत वितरण के लिए पहुंचे। कहा यह गया कि जहां तक संभव हो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर तक पहुंचना होगा। खबर नंबर 2, अक्षत वितरण कार्यक्रम के समापन से ठीक पहले 14 जनवरी को ही मंदिरों की साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई। इससे ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद थे। कालाराम मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, लेकिन वहां की साफ सफाई करते हुए नजर आए और गौ सेवा भी की, यानी कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने इसी मंदिर को क्यों चुना? इसके 2 कारण हैं। उद्देश्य पहला ये कि यह मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जहां पर श्री राम ने वनवास का समय व्यतीत किया था। सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। दूसरा वर्ष 1930 में, जहां पर भारत के दलित आंदोलन के दौरान इस मंदिर के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया गया था और इसके बाद दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिली थी। ये 2 इसके उद्देश्य हो गए। खबर नंबर 3 क्या है? मोदी के सफाई अभियान की शुरुआत के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मंदिरों में जाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य क्या? रणनीति के तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गली गली के मंदिरों में साफ सफाई करेंगे और प्रदेश नेतृत्व ने आला कमान के निर्देशों को नीचे तक पहुंचाया। नेतृत्व ने कहा कि ऐसे ऐसे मंदिरों तक पहुंचे जिनकी कोई सुध नहीं लेता और इससे जो मैसेज जाएगा वो बहुत ही प्रभावशाली यानी कि इंपैक्टफुल रहेगा। खबर नंबर 4, कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर इस दिन का महत्व बताने का एक बड़ा मैसेज दिया। खास यह है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी सरकारें बीजेपी के अभियान का विरोध नहीं कर रही हैं। उद्देश्य क्या है? देश के 17 राज्यों को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी करीब 60% क्षेत्रफल और इतने फीसद आबादी पर शासन करती है। इन राज्यों में करीब 235 लोकसभा सीटें आती हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है और दक्षिण भारत में जहां पर बीजेपी का प्रभाव कम है, वहां पर भी बीजेपी अपने इंपैक्ट को क्रिएट करना चाहती है। खबर नंबर 5 यह है कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से निर्देश है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2 महीनों में 2 करोड़ लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने का लक्ष्य आप बनाए। हालांकि राम मंदिर के दर्शन के लिए खुद ब खुद श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन 50-50 हजार भक्तों को रोज बीजेपी के स्तर पर दर्शन करवाने की अपील की गई है। उद्देश्य क्या है कि जिन लोगों के पास अयोध्या पहुंचने का साधन नहीं है, उन्हें रामलला के दर्शन करवाकर बीजेपी जमीन पर अपना माहौल बनाए रखना चाहती है। इसका मतलब समझते हैं कि ये बीजेपी का लार्जर देन लाइफ प्रचार प्लान है। बहुत सिंपल भाषा में अगर कहूं तो जैसे जमीन के अंदर तार बिछाए जाते हैं ना, बीजेपी वैसे ही खुद को गांव-गांव तक, टाउन, कस्बे, तहसील हर जगह बिछा रही है। और ये तब हो रहा है जब विपक्ष ट्विटर यानी कि एक्स पर ट्वीट रीट्वीट करने में बिजी नजर आ रहा है। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड के दावोस की। यहां पर चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसकी बैठक और उसका दूसरा दिन, जो भारत के लिए काफी उत्साह भरा रहा है। तमाम कॉर्पोरेट्स और मार्केट लीडर्स ने भारत की ग्रोथ को लेकर भरोसा व्यक्त किया और सभी का मानना यह है कि आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा मौका है। एक और जहां पर दुनिया के विकसित देश मंदी को लेकर चिंता में हैं, तो भारत का भरोसा है कि मंदी के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था चमकती रहेगी। दरअसल मंदी की आशंका के बीच भारत के आंकड़े काफी अच्छे रहे। मसलन दिसंबर के महीने में लगातार 10 महीने जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ को क्रॉस करता हुआ नजर आया। दिसंबर में सरकार ने 1,49,507 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 15% ज्यादा है, यानी 15% का जंप है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिला है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी दिसंबर के महीने में 20% का इजाफा दर्ज किया गया है। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर के महीने में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.31 लाख करोड़ रुपए का देखने को मिला है। और जाहिर है कि यही भारत को मजबूती देता है। भारत बढ़ रहा है, विकास के नए अध्याय लिख रहा है, हम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने दौड़ना सीख लिया है।
अब हम IMF और वर्ल्ड बैंक का रास्ता नहीं देखते कि वो मदद करेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। हमने सारी दुनिया को यह दिखा दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हम हैं। आओ भारत के बाजार में निवेश करो, हम भी आगे बढ़े और तुम भी आगे बढ़ो। और इसीलिए सारी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सफल हो रहा है। जहां पर दुनिया में यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास जंग से आर्थिक मंदी की आशंका है, वहीं फिच, S&P, वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज जैसी एजेंसीज भारत की तारीफ कर रही हैं। मतलब देश के आम आदमी की जेब में पैसा आने लगा है और इसीलिए वो उस पैसे को खर्च भी कर रहा है। इससे विकास हो रहा है, क्योंकि जब विकास होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना होगा और इन सब के लिए बड़ा निवेश भी चाहिए। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया मुहिम शुरू की और इसका मकसद था दुनिया में भारत की बनी हुई चीजों को भेजना। आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से की। लोकल के लिए वोकल होने की बात प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से की। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। बीते 9 साल में एक्सपोर्ट करीब दोगुना हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि साल 2014 में 19.05 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। यानी कि इंपोर्ट तकरीबन दोगुना हुआ और आज भारत में विकास के साथ रोजगार और नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द भारत में हर हाथ रोजगार वाला सपना पूरा होगा। और यही भारत की सोच है और विजन 2047 है।